Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर है जो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, उसको पढ़ाया जा रहा है। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि भारत पर वैश्वीकरण का पॉजिटिव इफेक्ट और भारत पर वैश्वीकरण का नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा है। यानी भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में भी और वैश्वीकरण के विपक्ष में भी जो तर्क है उसको हम लोग देख चुके हैं। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन बिहार। बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और फिर इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि वैश्वीकरण से बिहार पे बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बिहार में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है। रियल मायने में देखा जाए तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी यहाँ फसलों का उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता है कि बिहार की जो कृषि है ये मॉनसून पर आधारित है। यानी वर्षा होगी तब जाकर फसल अच्छा होगा और वर्षा नहीं होगी तो फसल बढ़िया ढंग से नहीं होगा। तो देखिए, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो चीज प्रॉब्लम है। पहली चीज सुखाड़। तो बात करेंगे अगर हम दक्षिणी बिहार का, तो दक्षिणी बिहार लगभग प्रत्येक वर्ष सुखाड़ से ग्रसित रहता है। यानी वहां वर्षा होती ही नहीं है, जिसके चलते फसलों का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज है बाढ़। कुछ नदियां, जैसे बिहार की सबसे प्रमुख नदी बाढ़ लाने वाली है कोसी नदी। कोसी नदी के चलते बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आता है। तो देखिए, उत्तरी बिहार लगभग हर साल बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो बिहार के वैसे क्षेत्र जो सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित रहते हैं वहां पे तो कृषि उत्पादन होता ही नहीं है, लेकिन बिहार को विदेशों से उन्नत नस्ल के उन्नत किस्म के बीज की प्राप्ति हो जाती है। बिहार को विदेशों से रासायनिक उर्वरक प्राप्त हो जाता है तथा बिहार को विदेशों से उचित तकनीक, उचित कृषि टेक्नोलॉजी भी प्राप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी बिहार में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है। यानी इतनी सारी समस्याओं के रहते हुए भी वैश्वीकरण के कारण बिहार में कृषि उत्पादन बढ़ा है। अब इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं निर्यातों में वृद्धि का। तो देखिए, बिहार में हुआ क्या कि जैसे ही वैश्वीकरण को अपनाया गया, बिहार से किए जाने वाले निर्यातों में भी वृद्धि आया। और बिहार में तो कोई खास खनिज आधारित उद्योग है नहीं, तो फिर बिहार से क्या निर्यात होता है भाई, सवाल ये उठ रहा है। तो देखिए, बिहार में निर्यात होगा कृषि उत्पाद, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा। फलों का निर्यात होता है बिहार से, सब्जियों का निर्यात होता है। साथ ही साथ बिहार में जो लघु एवं कुटीर उद्योग है, लघु एवं कुटीर उद्योगों के में उत्पादित जो वस्तुएं होती है उसका निर्यात होता है। तो इस प्रकार बिहार से बहुत सारे वस्तुओं का निर्यात विदेशों में किया जाता है और वैश्वीकरण के फलस्वरूप इन निर्यातों में भी काफी हद तक वृद्धि हुआ है। और जनरली फलों का, जैसे हाजीपुर हमें पता है केला के उत्पादन में काफी अग्रणी है, मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन में काफी आगे है। तो इन जिलों से ऐसे फलों का निर्यात जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। तीसरी चीज, बिहार में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति हुई है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, विदेशी कंपनियां बिहार में भी प्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित हुई है, लेकिन चूंकि बिहार में अभी आधारिक संरचना का कम विकास है, इसलिए बिहार में अभी इसका कम ही, मतलब विदेशी निवेश कम ही आमंत्रित हो पाया है। लेकिन भविष्य में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी सुधार रहा है। जैसे बिहार में बिजली व्यवस्था भी दिन प्रतिदिन सुधार रहा है,
परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की स्ट्रांग होगा वैसे वैसे बिहार में भी जो है क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भविष्य में अधिक से अधिक विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ इन्वेस्ट की जाने की मतलब संभावना है। विदेशी कंपनियां यहाँ भी इन्वेस्ट करने में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथा, ये है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो हमें पता है कि हम अपने राज्य में, हम पढ़ाए थे आपको जीडीपी के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको पढ़ाए थे आपको। तो इसमें हम बताए थे कि अपने देश के सीमा के अंदर रहकर जो हम प्रोडक्शन कर पाते हैं उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और यहां पे हमें देखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। कहने का मतलब बिहार राज्य में, चाहे वो हमारे द्वारा हो या विदेशी कंपनियों के द्वारा हो, बिहार राज्य में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको हम कहेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और वैश्वीकरण की नीति अपनाने से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुआ है, बिकॉज कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बिहार में प्रोडक्शन का कार्य शुरू कर दी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पांचवा, और ये है विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर गुड्स। तो देखिए बिहार को पूरे विश्व के स्तर के मतलब जो भी उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो बिहार के बाजार में भी उपलब्ध है, यानी बिहार के लोग भी विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की अगर हम बात करें तो उसमें जनरली हमें पता है कि विश्व के अनेक देशों का मोबाइल फोन, जूते, वहीं देखा जाए तो रेडीमेड वस्त्र, यानी बहुत सारे कपड़े, फिर खाद्य पदार्थ, और आगे चले तो इसमें हमें जानना है कि कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तो देखिए ये सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसकी जो विश्व स्तरीय लेवल की हमें बिहार में वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठा, और ये है रोजगार की अवसरों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो देखिए वैश्वीकरण का एक फल यह भी पड़ा है बिहार पर, एक इफेक्ट ये भी पड़ा है कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। यानी मतलब जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिहार में स्थापित की गई हैं या भविष्य में की जाएंगी, तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बिहार के मजदूरों को, बिहार के कारीगरों और कर्मचारियों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है। आया समझ में? तो इस प्रकार ये सारे जो है बिहार पर वैश्वीकरण के जो इफेक्ट्स पड़े हैं उसको हम समझाएं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। सबसे पहली चीज कि उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप अपने देश के प्रत्येक आम आदमी के लिए, प्रत्येक कॉमन मैन के लिए विश्व के विकसित देशों द्वारा तैयार किया गया उपयोग में आने वाली जो आधुनिक संसाधन है वो उपलब्ध हो पाया और उन संसाधनों का प्रयोग हम कर पा रहे हैं। वैश्वीकरण का ही नतीजा है यह कि विश्व स्तरीय जो वस्तुएं हैं हमारे उपयोग में आने वाली उसका हम यूज कर पा रहे हैं। दूसरी चीज कि आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। अब देखिए जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं या ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो काफी डेवलप है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी भारत में ही निर्मित नहीं हुए बल्कि विदेशों में भी निर्मित जो टेक्नोलॉजी है उन सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, आधुनिक तकनीकों, वैसे तकनीक भी हमारे पास उपलब्ध है, वो तकनीक भी हमें प्राप्त हुआ है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है, यानी वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हमें विश्व के विकसित देशों द्वारा तैयार किया गया जो आधुनिकतम तकनीक है वो अपने देश के एक एक कॉमन मैन के पास उपलब्ध है। अब इसके बाद रोजगार की बढ़ी हुई संभावनाएं। हमें पता है
कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक देश से दूसरे देश में जो श्रम का प्रवाह होता है उस पर लगे रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोशिश किया गया है, जिसके चलते भारतीय व्यक्ति विदेशों में जाकर और सेवा अपना दे सकता है और फिर वहां पे अर्जित कर सकता है, इनकम कर सकता है अपना। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो रही है वहां भी भारत के प्रत्येक आम व्यक्ति को वहां रोजगार मिलने की संभावना है। तो देखिए रोजगार पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन सामान्यतः जो कम कुशल लोग हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ने की भी संभावना आई है, क्योंकि हमें पता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े मशीनों और नए नए आधुनिक तकनीकों पे कार्य किया जाता है और उस पे वही कार्य कर सकता है जो कुशल है, जो प्रशिक्षित और शिक्षित है। लेकिन जो अकुशल अर्धकुशल मजदूर हैं या कारीगर हैं उन वैसे लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना आ गई है, क्योंकि अब तक वे जिस लघु और कुटीर उद्योग में कार्य कर रहे थे वो लघु और कुटीर उद्योग तो बंद समाप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है, तो इसलिए उन्हें उनका रोजगार वहां से छिन गया और चूंकि वो कम प्रशिक्षित है, कम एजुकेटेड है, इसलिए उन्हें बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसके बाद श्रम संगठनों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब समझना है। तो देखिए पहले होता क्या था कि मतलब एक आम आदमी को जब अपनी आवाज को उठाना होता था, जनरली मजदूर को, तो अपना एक संगठन बनाता था, अपना एक लेबर यूनियन बनाता था, यानी श्रम संगठन, और उस लेबर यूनियन के माध्यम से जो मतलब उद्योगपति होते थे यानी जो कल कारखानों के मालिक हुआ करते थे उनके विरुद्ध अपने समर्थन में अपने मांग को पूरा करने के लिए आवाज उठाते थे। लेकिन वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये श्रम संगठनों की किसी भी मांग को नहीं सुनती है, जिसके चलते श्रम संगठनों पर भी इसका बुरा प्रभाव है और इसके फलस्वरूप एक आम व्यक्ति अपने मांग को, अपने किसी भी डिमांड को एक संगठन के माध्यम से कंपनी तक नहीं रख पाती है। तो ये सारे जो है मतलब ये दो एक तरह से ये निगेटिव इफेक्ट है, बल्कि ये तीन जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो अभी हम आपको ये भी समझा दें कि वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर, एक कॉमन मैन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज की वीडियो में हम आपको समझाएं बिहार पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है और एक आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है और अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए ये कौन कौन से उपाय करती है। इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।